गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी क्लासेज के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है डीएनए। आज का टॉपिक का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जिसे हम शॉर्ट के अंदर डीएनए कहते हैं। देखिए, इससे पहले हम वैसे डीएनए संबंधित कुछ बातों को पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन डीएनए के बारे में नहीं पढ़ा था। आगे हमें और भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो डीएनए से रिलेटेड हैं। वैसे आप इसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अपने भी क्या इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे के टॉपिक अपन क्या है क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे रिप्लिकेशन आदि है, अगर इसकी संरचना ही अपने मालूम नहीं है तो अपन कैसे करेंगे, संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपन को ये टॉपिक पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड है मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर खोजा गया एक पदार्थ था। ये न्यूक्लियस के अंदर एक पदार्थ होता जिसकी प्रकृति कैसी थी? आपकी एसिडिक थी। तो क्या एक वैज्ञानिक थे आपके जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। जो न्यूक्लिक एसिड है इससे क्या है, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने उल्लू की पस सेल्स मवाद कोशिकाएं जो होती है ना, मवाद कोशिकाओं में सर्वप्रथम देखा था। और मवाद कोशिकाओं में इनको देखा भी तो कहाँ देखा? केंद्रक में, है ना। या कह सकते हो मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में कर दो, चाहे मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में। इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा है। केंद्रक में सर्वप्रथम देखा। इसकी प्रकृति एसिडिक थी, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। तो ये तो एक सामान्य बात है जो अपन को क्या करनी है, याद रखनी है। बाकी चीज़ें अपन याद रखो या ना रखो कोई बात नहीं है। अब देखो ये डीएनए है क्या, इसके बारे में कुछ बातें अपन और देखते हैं। जो ये डीएनए है ये जानते हो आप, ये क्या है? वायरस, पादप वायरस को छोड़कर ये क्या है? प्लांट जो वायरस है, कुछ प्लांट वायरस को अपवाद में पाया जाता है। प्लांट वायरस को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। सभी के अंदर मिलेगा ये, है ना। और उसके अंदर ये जो पाया जाता है आपका सभी कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण जैविक रासायनिक पदार्थ है जिसका काम क्या होता है? सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना में कोशिकाओं में क्या होता है? पाया जाता है। यह है
महत्वपूर्ण जैव रासायनिक पदार्थ होता है। जैव रासायनिक यौगिक है, यह महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या एक जीव से दूसरे जीव के अंदर क्या करता है, स्थानांतरित करता है। जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित एक मिनट, स्थानांतरित करता है। ये एक छोटी सी जानकारी है इस डीएनए के बारे में, है ना। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैव रासायनिक यौगिक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना, आनुवांशिक सूचनाओं को, यहाँ एक बात लिखना भूल गए अपन, लिख देते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जो गुण है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार बोलते हैं अपन कि भाई कोई बच्चा किसी में है, भाई इसकी शक्ल अपने दादा पे गई है, मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, दादी पे गई है। तो ये क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। जो लक्षण हैं संतति के अंदर आते हैं, है ना। उसका व्यवहार हो सकता है, उसके शरीर की बनावट हो सकती है, आँखों का रंग है, बालों का रंग है, स्किन का रंग है ना, कुछ अन्य से प्रकार के कुछ उसके गुण हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचाता है वो कौन होता है, आपका डीएनए ही होता है। तो ये क्या है, आपका मेन बात होता है। अब ये तो एक सामान्य जानकारी होगी। अगर अपन बात करें इसके वितरण की, ये कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये डीएनए कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ें अपन को देखनी है। तो ऊपर ही एक लाइन में मैंने लिखा था, कुछ प्लांट कोशिकाओं को छोड़कर, है ना, कहाँ होता है, कुछ प्लांट सेल्स, या प्लांट को ही कह सकते हो, सेल्स तो खैर लिखना वैसे ठीक है नहीं, नॉर्मली क्या है, प्लांट है तो पूरा की पूरा होगा, तो कह सकते हैं कुछ पादप वायरस, है ना, कुछ पादप व अपवाद स्वरूप जंतु होते हैं, कुछ प्लांट व एनिमल वायरस। ऊपर मैंने सेल्स कर दिया है, शायद आप एक बार थोड़ा देख लेना उसको। प्लांट, हाँ वायरस सही लिखा है, प्लांट वायरस को छोड़कर, है ना। कुछ प्लांट व कुछ एनिमल, अपवाद हैं कुछ, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एनिमल वायरस को छोड़कर समस्त यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। ये बात हो गई। अब पाया जाता है,
अब पादप हो या जंतु हो जिसमें भी पाया जा रहा है ये आपका, तो वहाँ ये किस भाग में ज़्यादा पाया जाता है वो बातें अपन को इसमें पता नहीं है। तो कहाँ होता है ये? नॉर्मली ये पाया जाता है केंद्रक में, है ना। तो ये देखो कोशिका के केंद्रक में ना, कोशिका के केंद्रक में यह है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब कोशिका के केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर भी यह कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों में ना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि गुणसूत्रों पर स्थित होता है, जो कि गुणसूत्रों में स्थित ये सर्वाधिक मात्रा में एक कोशिका की बात करें तो वहाँ ये क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जा रहा है आपका? ये पाया जा रहा है आपका किसके अंतर्गत? कहाँ? डीएनए केंद्र के अंदर, वो भी गुणसूत्रों के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो 2 से 5% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये और महत्वपूर्ण बात कहाँ मिलेगा? 2 से 5% जो है वो आपका किस में पाया जा रहा है? आपका डीएनए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एक कहाँ होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इसको देखा गया है ना। तो ये इसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक अपन देखते हैं, वो इसका क्या कहोगे? आणविक भार। क्या पढ़ते हैं अपन? मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि आणविक भार। आणविक भार। अब आणविक भार में देखो आप क्या होता है। ये देखिए अत्यधिक आणविक भार वाले क्या होते हैं? आपके जैविक अणु होते हैं आपके ये। तो ये देखिए ये अत्यधिक आणविक भार वाले वृहत जैव रासायनिक अणु होते हैं। जैव रासायनिक यौगिक होते हैं। महत्वपूर्ण बात, अत्यधिक आणविक भार होता है। कितना होता है इनका आणविक भार? लगभग 10⁸ से 10⁹
9 तक होता है। 10 की घात 8 से लेकर 10 की घात 9 तक इनका आणविक भार माना गया है ना। एक वैज्ञानिक थे कुहन, उन्होंने क्या कहा था, कुहन ने इनका आणविक भार 6 गुणा 10 की घात 9। कुहन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा कि इसका जो आणविक भार है वो कितना होता है, अणुभार कह सकते हो, जो कितना होता है आपका 6 गुणा 10 की घात 9 होता है। कुछ अपन बैक्टीरियाओं का, बैक्टीरियोफाज का आणविक भार और इसमें बता देते हैं, जैसे कि ई कोलाई का अगर अपन अणुभार के बारे में ज्ञात करें तो वो कितना होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग हैं, जैसे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सामान्यतम ई कोलाई मिलता ही है। ई कोलाई के डीएनए का, ई कोलाई के डीएनए का जो अणुभार है वो होता है 2 गुणा 10 की घात 9। कितना होता है, 2 गुणा 10 की घात 9 होता है। और T2 बैक्टीरियोफेज की बात करें अपन, है ना, किसकी, T2 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसका कितना होगा, इसका देखो 1.2 गुणा 10⁻⁹ ये इसका क्या होता है, अणुभार होता है। तो ये आणविक भार क्या होता है, इसका होता है। ये अपन ने कुछ जानकारी अपनी दी, इसके बाद में इसकी आकृति है, इसका साइज है आदि, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार ये है, इसका आप क्या कीजिए, एक स्नैपशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने के अंदर बहुत आसानी होगी। पूरा का पूरा आप लिख सकते हो। नॉर्मल जानकारियां हैं जो अपन को याद होनी भी चाहिए, संरचना पे बाद में अपन आएंगे ही, ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखो आप, हम इसकी लेते हैं अब आकृति किस प्रकार की ये इसकी ये आकृति होती है ना। अब है इसकी आकृति। किस प्रकार की इसकी आकृति होती है, तो देखिए, बात करें अगर इसकी अपन आकृति की, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं आपकी, यूकैरियोटिक जो आपके जीव होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर यह है किस प्रकार की होती हैं वो देखो आप। यूकैरियोटिक के अंदर तो ये कैसा मिलेगा, एक तो होता है आपका कैसा, ये लीनियर यानी धागे नुमा, कैसा होता है ये, धागे नुमा, अशाखित, अशाखित, लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होगा, अशाखित होगा, है ना, ये आपका
होता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में यूकैरियोट्स में आ जाओ, सॉरी प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट तो बता ही दिया, प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में इसकी संरचना कैसी होती है, देखो प्रो व माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए सर्कुलर वर्तुलाकार आकृति के अंदर क्या होता है, यह आपका पाया जाता है कि वर्ताकार, है ना। कैसा मिलेगा, वर्ताकार। कैसा मिलेगा, एक तो मिलेगा वर्ताकार, और वर्ताकार के साथ में एक चीज़ और अपन इसके अंदर चाहो तो आप देख सकते हो। कैसा होता है ये, सिंगल स्टैंड होता है, वो बाद में छोड़ेंगे, पर वर्ताकार होता है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं डीएनए के बारे में जो अपन को डीएनए की संरचना आदि पढ़ेंगे उससे पहले अपन को क्या चाहिए था, मालूम होनी ही चाहिए थी। थैंक यू।